ओनली आईएएस के डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं डे 44 पर। तो आइए देखें आज सिलेबस का कौन सा सेगमेंट हमें कवर करना है। टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उसका इवोल्यूशन फ्रॉम ब्रिटेन वुड्स टू डब्ल्यूटीओ, सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड Council for Mutual Economic Assistance, Third World Demand for New International Economic Order, Globalization of the World Economy। तो इस टॉपिक में से जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो ये है कि थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो है वो है why does the third world demand a new international economic order। जो थर्ड वर्ल्ड है वो एक नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड क्यों करता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट? और जिस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की वो डिमांड कर रहा है, जिसकी वो मांग करता है, उसकी क्या पहचान है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? Do you think that global political order still shapes the global economic order? क्या आपको लगता है कि दुनिया में जैसे पॉलिटिकल ऑर्डर होता है उसी से इकोनॉमिक ऑर्डर डिटरमाइन होता है, या फिर ये वाइस वर्सा है, या यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर से पॉलिटिकल ऑर्डर डिफाइन हो रहा हो? तो इस सवाल में काफी सारे सवाल हैं, पर उनका जवाब ढूंढने से पहले आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, समझ अच्छी होनी चाहिए थर्ड वर्ल्ड के बारे में। क्या समझते हैं आप थर्ड वर्ल्ड से? कौन सी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज? देखिए, ये एक डेरोगेटरी टर्म है, ठीक है, जिसका काफी टाइम तक इस्तेमाल होता रहा है एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को रेफर करने के लिए। किस ग्रुप ऑफ कंट्रीज को? तो ये कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड तो वो है जो कैपिटलिज्म को मानता है, यानी यूएस, और यूएस के जो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसे हम कह रहे हैं, यूएस के जो अलाइज हैं, अलाइड कंट्रीज हैं जो कैपिटलिज्म के बेस पर चलती हैं, उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड बोला जाता है। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज वो हैं जो कम्युनिज्म को फॉलो करती हैं, जैसे सोवियत यूनियन हुआ, क्यूबा, चाइना, जो कम्युनिज्म के आइडियल्स पे काम करती हैं। थर्ड वर्ल्ड वो है जो इन दोनों ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से एकदम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो प्योरली कैपिटलिस्ट हैं या प्योरली कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसमें आपके अफ्रीका की कंट्रीज, एशिया की कंट्रीज, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज, ये सब आ जाती हैं। तो ये अभी जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे बताई कि जिसने कैपिटलिज्म को माना वो फर्स्ट वर्ल्ड, जिसने कम्युनिज्म को माना वो सेकेंड, और इन दोनों को ज्यादा स्ट्रिक्टली ना मानने वाला थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड हो गया जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब होता है जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो अभी पुअर कंट्रीज हैं, या फिर जो अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट अपने पीक पर नहीं पहुंचा है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं है, उन कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोल दिया जाता है। इसमें वही फिर से आपका अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की ज्यादातर कंट्रीज डेवलपिंग वर्ल्ड में गिनी जाती हैं। तो बात हो रही है इस थर्ड वर्ल्ड की, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। तो ये थर्ड वर्ल्ड जो है, ये कंट्रीज डिमांड कर रही हैं कि एक नए तरीके का इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए। अब आप ये समझें कि ये कुछ नया मांग रहे हैं, तो पुराना कैसा है? पुराना जो इकोनॉमिक ऑर्डर है दुनिया में जो हम समझते हैं, वो किस चीज पर बेस्ड है? एक वर्ल्ड बैंक है, ब्रिटेन वुड ट्विंस, ठीक है, आईएमएफ है, इन ये जो है ये इकोनॉमिक ऑर्डर को डिटरमाइन कर रही हैं, ये इंस्टीट्यूशंस। अब ये इंस्टीट्यूशंस किसके बेस पर चलती हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड के आइडियाज को प्रमोट करती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ही इन पर डोमिनेट करता है। वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। तो इसको हम लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर भी बोलते हैं। जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये इंस्टीट्यूशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसको हम लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर भी बोलते हैं। देखिए, ये सब चीजें ना एक तरीके की हैं, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, वेस्टर्न वर्ल्ड, इन सब चीजों को आप एक जैसा सा समझें कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वही कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म को प्रमोट कर रहा है, ज्यादा उसी का एजेंडा है ये, है ना।
तो जो फिलहाल दुनिया में इकोनॉमिक ऑर्डर है वो है इन इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेट करता है। वो वेस्टर्न वर्ल्ड जो कैपिटलिज्म की बात करता है, जो लिबरलिज्म की बात करता है। इसलिए इस पुराने ऑर्डर को हम लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर भी बोल देते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक ऑर्डर भी बोल देते हैं, वेस्टर्न इकोनॉमिक ऑर्डर भी बोल देते हैं। ठीक है। तो अब जो ये थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ये डिमांड कर रही है कि इस सबसे हटके हमें एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए। कुछ ऐसी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए जो ये ना हो, इससे अलग हो। अलग किन एस्पेक्ट्स में हो वो अभी हम आंसर में बात करेंगे। ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तो पहली बात, ये डिमांड क्यों ही कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी क्या चीजें हैं जो ये चाहते हैं। और फिर ये पूछ रहा है कि जो पॉलिटिकल, क्या जैसी दुनिया में पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, क्या उसी से इकोनॉमिक ऑर्डर शेप होता है। ये सब चीजें हमें इस आंसर में देखनी है। तो जो कीवर्ड्स थे, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे कि थर्ड वर्ल्ड का क्या मतलब है, इकोनॉमिक ऑर्डर का क्या मतलब है, नया ऑर्डर कैसा चाहते हैं ये, और पुराने ऑर्डर से क्या मतलब है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कीवर्ड है वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है। यही पूछा गया है कि इसकी डिमांड क्यों है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलपिंग वर्ल्ड प्रमोट कर रहा है, डेवलपिंग वर्ल्ड लाना चाहता है। एक कंसेप्ट है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, जिसको प्रमोट कौन कर रहा है, डेवलपिंग वर्ल्ड। जो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको कौन प्रमोट करता है, वेस्टर्न वर्ल्ड, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो, अब इसको प्रमोट करने वाली है डेवलपिंग वर्ल्ड, या जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कह देते हैं। अब ये कंट्रीज क्या कह रही हैं कि देखो, जो पुराना इकोनॉमिक ऑर्डर है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वाला, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से के द्वारा डोमिनेटेड है, वहां पर इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है। भले हम आजाद हो गए हैं, बट फिर भी वो अपने एक डॉलर की हेजेमनी चलाए हुए हैं। ठीक है। एक इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म उन्होंने पूरी दुनिया में बना रखा है। सारे ट्रेड के रूल्स वही डिसाइड करते हैं, पैसे की मूवमेंट वही डिसाइड करते हैं। ठीक है। पर हमें चाहिए एक इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी और एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। हम ऐसी इकोनॉमी चाहते हैं जो आपस में कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। तो ये एक तरीके से जो ये जो आइडिया है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, ये एक तरीके से सॉलिडेरिटी दिखा रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, कि वो इकट्ठे आके एक आवाज में कुछ डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपने लिए ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए। ठीक है। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन में हल्का सा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बताया कि क्या है, किसने डिमांड करी है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक। अब जब हम बॉडी लिखेंगे इस आंसर की, तो उसमें हम बताएंगे कि एक है वेस्टर्न इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है। तो वो परपिचुएट कर रहा है इनइक्वालिटी। क्यों इनइक्वालिटी परपिचुएट करता है वो, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कौन है जो डब्ल्यूटीओ की, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनमें डिसीजंस किसकी आइडियोलॉजी के बेस पर लिए जा रहे हैं, लिबरल आइडियोलॉजी के बेस पर लिए जा रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की आइडियोलॉजी के बेस पर लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है उतनी, उनकी सलाहें नहीं मानी जा रही हैं, उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं इस वर्ल्ड ऑर्डर में। और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, ये अपने ही फायदे के लिए डिसीजंस लेता है, ऐसी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, इकोनॉमिक रूल्स रेगुलेशंस निकालता है जो इन्हीं को बढ़ावा दे। यानी कि एक तरीके से इनइक्वालिटी को परपेचुएट कर रहा है। ठीक है। तो जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात कर रहा है थर्ड वर्ल्ड, वो ये कहना चाह रहा है कि रॉ मटेरियल्स जब इधर से उधर जाएं, ट्रेड जब इधर से उधर हो रहा हो, रेसिप्रोसिटी हो रही हो ट्रेड की, ठीक है, कमोडिटी के एग्रीमेंट्स हो रहे हो कि कौन सा सामान किस देश से कहाँ पर जाएगा, कितने, क्या उसकी एग्रीमेंट रहेगा, कितने पैसे में लेना देना होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, इंश्योरेंस कैसी होगी। ठीक है। ये सब चीजों में ये बराबरी ढूंढ रहे हैं, इक्वालिटी ढूंढ रहे हैं, समानता ढूंढ रहे हैं, अपना से ढूंढ रहे हैं कि हमारी भी रिप्रेजेंटेशन हो, हमारे हमारे जो इंटरेस्ट है उनका भी ध्यान रखा जाए। सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर फैसले ना लिए जाए।
ये है डिमांड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। तो ये क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेकर आइए आप, ऐसे रिफॉर्म्स लाइए कि वो हमें भी फायदा दे, सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड की ही इकोनॉमी को ना बूस्ट करता रहे। फिर ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करें, आपके यहाँ टेक्नोलॉजी जल्दी आती है, आप डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, तो अब आप हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, हमसे रॉ मटेरियल लेकर हमारे यहाँ डंप ना करते रहिए, हमें भी ट्रांसफर करें टेक्नोलॉजी, ताकि हम भी डेवलप हो सके। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलपिंग वर्ल्ड में भी लगाएं। तो ये एक इक्वालिटी की तरफ डिमांड है, ठीक है, पूरा डेवलपिंग वर्ल्ड ये डिमांड कर रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो आप डेवलपिंग वर्ल्ड में भी शिफ्ट करें, वेस्टर्न वर्ल्ड से ये डिमांड हो रही है, ठीक है। अब हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। तो ये बात कर रहा है समानता की, इक्वालिटी की, नॉन इंटरफेरेंस की। देखो क्या दिक्कत है कि ज्यादातर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये पहले रह चुकी हैं कॉलोनीज, और इनको कॉलोनीज किसने बनाया, किसने कॉलोनाइज किया, किसने इंपीरियलिज्म लेकर आया, कौन कॉलोनियलिज्म लेकर आया, वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉलोनीज रह चुकी हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने इन्हें खूब एक्सप्लॉइट किया है। इनके यहाँ से सामान सस्ता सा उठा कर ले जाते थे, जो रॉ मटेरियल होता था, अपने वहां मशीनों से उससे बनाते थे प्रोडक्ट्स, और फिर इसी मार्केट में बेच दिया करते थे, समझ रहे हैं। तो यहाँ की इंडस्ट्रीज को भी खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ की जो इंडस्ट्री सामान बना रही है वो तो थोड़ा महंगा बनेगा, इनके पास थोड़ी ना इतनी बढ़िया सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। यहाँ तो मशीनों का अंबार लगा हुआ है, तो इनके लिए चीप गुड्स बन जाएंगे इनके यहाँ। जब इनकी गुड्स हमारी कॉलोनीज में आएंगी तो हम तो इन्हीं की गुड्स खरीदेंगे, क्योंकि बहुत सस्ती पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हर हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, रॉ मटेरियल हमारा सस्ता एकदम खरीद कर वहां ले गए, फिर अपनी ही गुड्स हमें यहाँ बेच रहे हैं उसी रॉ मटेरियल से बना के। तो कॉलोनीज ने खूब एक्सप्लॉयटेशन देखा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। और अब इनकी डिमांड ये है कि हमें आपकी दखल अंदाजी नहीं चाहिए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। हम अपने देश की इकोनॉमिक सिस्टम कैसा बनाते हैं, किस तरीके का इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं, कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं, कम्युनिज्म करते हैं, सोशलिज्म करते हैं, वेलफेयर स्टेट लेकर आते हैं, स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल चलाते हैं, ये हमारी मर्जी होगी। आप नहीं डिक्टेट करेंगे कि हमें कैसी इकोनॉमी बनानी है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड काफी टाइम तक कर रहा था। आईएमएफ ग्रांट्स दिया करता था, एड दिया करता था, ठीक है, और इस बात पर एड देता था कि ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, पर बदले में जैसा हम इकोनॉमिक ऑर्डर बताएंगे ना आपको, वैसे वैसे अपनी इकोनॉमी की रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। इंडिया के साथ भी हुआ था ये, जब हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। तो वो रिफॉर्म्स हमारे लिए अच्छे साबित हुए, किसी देश के लिए बुरे साबित हुए, तो वो अलग बात है। बट ये तो है ना कि एक इम्पोर्टेड आइडिया है, ये बाहर से आया हुआ आइडिया, ये हमने खुद नहीं डेवलप किया, ठीक है। तो अब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये कह रही हैं, जो डेवलपिंग नेशंस है वो ये कह रहे हैं कि आप नहीं प्लीज डिक्टेट करेंगे हमें, हम अपना इकोनॉमिक सिस्टम खुद से डेवलप करेंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारा ही प्रभुत्व रहेगा, हमारी ही सोवरेनिटी रहेगी, हम डिसाइड करेंगे हम अपना कौन सा माल बाहर बेचना चाहते हैं, कौन सा नहीं बेचना चाहते, कब हम अपने सामान पर रोक लगा दें कि ये वाली चीज हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। बाहर से आने वाले सामान पर भी हम रोक लगा सकते हैं कि अब हमारे देश में हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप होने में हेल्प करेंगे, बाहर का सामान हमें नहीं चाहिए थोड़े टाइम के लिए। जो भी है, ये सारे फैसले इकोनॉमिक्स के हम खुद लेंगे। जो इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस हमारे देश में आकर काम करेंगी उनको हम रेगुलेट करेंगे, आप नहीं बना के भेजेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपनीज अगर डेवलपिंग वर्ल्ड में आ रही हैं तो डेवलपिंग वर्ल्ड खुद ही डिसाइड करेगा कि उस पर क्या रोकथाम लगानी है, क्या रेगुलेशन लगाने हैं, उनको क्या रूल फॉलो करने हैं। इक्विटेबल प्राइजेस होंगे, अगर आपसे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं जिस भाव में, उसी भाव में आप हमसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, एकदम समानता की बात हो रही है। स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल मल्टीलेटरल सपोर्ट टू एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे यहाँ हम आपस में भी कंट्रीज मिलके कुछ बायलेटरल या मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स बनाएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं उसी से डेवलपमेंट आता है। तो हमें डेवलप होने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए अपनी पेस पर। ये टेक्निक ट्रांसफर की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जो डिमांड है, अब लग रहा है कि हाँ बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हम अपनी शर्तों पर डेवलप होना चाहते हैं, हमें सॉवरेनिटी चाहिए है, ठीक है। फिर सवाल ये था कि क्या ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर से ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर शेप होता है? बिल्कुल होता है। देखो, मतलब क्या है इसका कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को कैसे शेप करती है। और यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, कि दुनिया में जैसी पॉलिटिक्स चल रही है, क्या दुनिया का इकोनॉमिक्स उससे इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। चाइना और यूएस में क्या है, राइवलरी है, होड़ मची हुई है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आ गया ना ट्रेड वॉर। अब ये कॉम्पिटिटर्स तो बेसिकली पॉलिटिकल फील्ड में थे, ठीक है। हेजेमनी, जो चाइना को रिविजनिस्ट स्टेट बोलते हैं कि वो यूएस की हेजेमनी को कम करना चाह रहा है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्फीयर में थी सारी बैटल इनकी। पर असर कहाँ दिखा? इकोनॉमिक्स पे। क्या आ गया? ट्रेड वॉर आ गया दोनों कंट्रीज के बीच में। दूसरी तरफ आप देखें, आज भी दुनिया भर में वेस्ट की डोमिनेंस है, पॉलिटिकल डोमिनेंस वेस्ट की है। जो लिबरल आइडियाज हैं, डेमोक्रेसी है, ये वेस्टर्न डोमिनेंस है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम भी उन्हीं का डोमिनेट कर रहा है, डॉलर में ही हो रहे हैं ज्यादातर जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पावर जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है ज्यादा, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, उसमें किसकी से चल रही है? वेस्टर्न वर्ल्ड की से चल रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड के ही आइडियाज को ये मानते हैं, उन्हीं के इशारों पर फैसले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर उनके पास है। तो बिल्कुल ये बात जायज है कि जहां पॉलिटिकल पावर होगी, जैसी पॉलिटिकल ऑर्डर होगा, उसी से आपका जो इकोनॉमिक्स है वो भी शेप होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये हमने इस पूरे क्वेश्चन को आंसर किया। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड है, भले ये सक्सेसफुल हो या ना हो, इसको हम उस पैरामीटर पे नहीं नापेंगे। हम इसको इस तरीके से मापेंगे कि ये एक सब्सटेंटिव क्रिटिक है लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर का, या फिर वेस्टर्न इकोनॉमिक ऑर्डर का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर का जो प्रिविलेंट है। तो ये उसका एक सब्सटेंटिव, एक अच्छा खासा क्रिटिक है। ये दूसरा एक ऑल्टरनेट आइडिया दे रहा है कि इक्वालिटी के बेस पे इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चले दुनिया भर में, ठीक है। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डिमांड की जो सिग्निफिकेंस है, वो इस चीज से देखी जाएगी कि एक इक्विटेबल, एक समान वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हर किसी को अपने हिसाब से डेवलप होने का मौका मिले। तो इस तरीके से हमने अपना पहला आंसर, उसके सारे सब पार्ट्स आंसर कर दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। डज दी प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलाव, किसी चीज का फैलाव। डज दी प्रोलिफरेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्लॉक्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इंडिकेट द राइज ऑफ द रेस्ट? ये वर्ड कहाँ से आया है, राइज ऑफ द वेस्ट? फरीद जकारिया हैं एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, एक पॉलिटिकल स्कॉलर। उनका कहना था डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट, ठीक है। वो कहते हैं अब ऐसा समय आ गया है कि जो वेस्ट है, जो उसकी पावर्स हैं वो डिक्लाइन करेंगी, और जो रेस्ट है, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उस वो राइज करेगा। यहाँ पे एक और भी चीज समझो कि वेस्ट का क्या मतलब है, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो इसमें यूएस है, प्लस वो सारा, जैसे हम पिछले सवाल में भी समझ रहे थे, जो सारा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उसका तो डिक्लाइन होगा, और जो रेस्ट है, यानी कि जो बाकी, जिसको अपन डेवलपिंग वर्ल्ड भी बोलते हैं या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, उसका राइज होगा, ठीक है। ये चीज कही गई थी फरीद जकारिया के द्वारा। तो राइज ऑफ द रेस्ट को आप इस संदर्भ में समझें कि जो थर्ड वर्ल्ड है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, वो राइज करेगा, और वेस्टर्न वर्ल्ड का डिक्लाइन हो रहा है, ये बात इन्होंने कही। तो ये राइज ऑफ द रेस्ट जो फ्रेज है, ये यहाँ से आया है। अब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक्स फैल रहे हैं, बन रहे हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में। आपको कुछ दिख रहा है कौन सा इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्लॉक बना है डेवलपिंग वर्ल्ड में? ब्रिक्स, ठीक है, सार्क, इब्सा, ठीक है। फिर ये जो बिम्स्टेक वगैरह है, ये तो पॉलिटिकल ब्लॉक्स हो गए। इकोनॉमिक, आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो था,
ठीक है। और ये ब्रिक्स है, सार्क है, आसियान है, ये क्या है? ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक्स हैं ऑफ द रेस्ट। क्यों रेस्ट? कौन इसमें? देखो कंट्रीज कौन कौन से हैं। ब्रिक्स में ब्राजील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। फिर ये सार्क में अपने इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स हैं, इप्सा में इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक। आसियान में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, बिम्स्टेक में भी वही साउथ और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, आरसेप में भी वही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो अफ्रीका, एशिया, ठीक है, और लेटिन अमेरिका, ये जो कंट्रीज हैं जिसको हम ज्यादातर रेस्ट में गिनते हैं, तो इनका राइज कैसे हो रहा है? तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोलिफरेशन हो रही है इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्लॉक्स की, इतने सारे ब्लॉक्स बन के उभर रहे हैं, क्या ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रेस्ट जो है वो राइज कर रहा है, जो ये कंट्रीज हैं इनका राइज हो रहा है? तो ये हमें इवेल्युएट करना है इस बात को कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन को आंसर करना है तो बहुत ऊपर से स्टार्ट करना है, एक बड़ा कंटेक्स्ट लेना है और फिर स्पेसिफिक में आना है। जनरल से स्टार्ट करके फिर स्पेसिफिक में आना है, बड़ी चीज से स्टार्ट करके, बड़े आइडिया से स्टार्ट करके फिर उस स्पेसिफिक टारगेट आइडिया पे पहुंचना है जो उस सवाल ने पूछा है। और ऐसा जरूर करना है जब सवाल 20 नंबर का है। ठीक है। तो वहां पर आपके पास बहुत टाइम, बहुत स्पेस होता है क्रिएटिविटी का। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि कोल्ड वॉर का जमाना था, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, दो धड़ों में दुनिया बटी हुई थी, यूएस यूएसएसआर। कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। ठीक है। एक ब्रीफ यूनिपोलर मोमेंट आता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कल वाले सेशन में भी हमने ये वर्ड्स डिस्कस किए थे, पैक्स अमेरिकना। ये सब ना कीवर्ड्स होते हैं, तो इनको लिख लिया करो, पैक्स अमेरिकना। ठीक है। तो एक समय के लिए ऐसा लगा कि सारी दुनिया, बस एक ही पोल बच गया सारी दुनिया में, यूएस से, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, और अब सब कुछ इसी के आसपास घूमेगा। इस हद तक ऐसा लगने लगा था कि फ्रांसिस फुकुयामा ने एक स्टेटमेंट दी थी। फ्रांसिस फुकुयामा ने क्या कहा था कि ही सेड एंड ऑफ हिस्ट्री, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म सॉरी, इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। कि जितनी ह्यूमन माइंड ने, ह्यूमन पॉलिटिकल ब्रेन ने जितनी डेवलपमेंट करनी थी कर ली है, और उसका अंत नतीजा ये निकला है कि लिबरलिज्म ही सही आइडियोलॉजी है टू फॉलो। ठीक है। वही कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में फाइट थी, तो कैपिटलिज्म जीत गया था, और कैपिटलिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड टू लिबरलिज्म। तो वो यही कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म ही सही तरीका है जीने का, लिबरलिज्म ही सही तरीका है जीने का। एक ऐसा मोमेंट आया कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। ठीक है। फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी और हमने देखे यूएस की जो हेजेमनी है उसका डिक्लाइन कैसे। 9/11 हुआ। ठीक है। यूएस के ऊपर शायद सबसे बड़ा अटैक आज तक का, तो वहां से उसकी जो डोमिनेंस है उस पर क्वेश्चन उठने लगे। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो यूएस की इकोनॉमी बुरी तरह हिली। ठीक है। तो इन सब चीजों से हमें ये लगने लगा कि यूएस उतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है, उसकी हेजेमनी उतनी भी बड़ी नहीं है जितनी हमें दिखाई दे रही है। तो ये होने लगा इरोजन, मिड 2000s में इरोजन इन ऑफ यूएस डोमिनेंस। ठीक है। अब इस इरोजन को फरीद जकारिया कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हम पिछले सवाल में भी देख के आए हैं, सॉरी इसी सवाल में देख रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड राइज ऑफ रेस्ट। ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, फ्रांसिस फुकुयामा और फरीद जकारिया, इनका जरूर मेंशन कर दें ऐसे सवालों में। ठीक है। अब ये कहते हैं राइज ऑफ द रेस्ट, तो लिबरल जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें आ गया क्राइसिस। और इस समय जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है, मतलब बैलेंस ऑफ पावर मतलब किस तरफ है झुकाव, शक्ति का झुकाव किस तरफ था। पहले अटलांटिक में था, वेस्टर्न वर्ल्ड। अटलांटिक का क्या मतलब होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है। यूएस है और इधर यूरोप है और बीच में अटलांटिक है। तो अटलांटिक से अब वो चीज शिफ्ट हो गई कहाँ पे, पैसिफिक में। पैसिफिक का क्या मतलब है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, और ये पैसिफिक है। ठीक है। तो और यहाँ पे लैटिन अमेरिका है। ठीक। तो पैसिफिक का मतलब ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड, जो डेवलपिंग कंट्रीज जिसे आप कहते हैं, यहाँ पर फोकस आ गया है।
तो जो राइज ऑफ द रेस्ट, इसको कितना अच्छा स्टेटमेंट है ये कि द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर शिफ्टेड फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक। ये अपने आंसर्स में आप इतने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को जरूर लिखें, ये स्टेटमेंट्स हैं जो लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो राइज ऑफ द रेस्ट है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, ये हमें कैसे देखने को मिला? ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस आई, इब्सा जैसे इंस्टीट्यूशंस आई, साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ने लगा, यानी कि जो साउथ की कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, एशिया है, ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करने लगे, साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ा, रेदर देन ये पहले हमेशा उम्मीद भरी नजरों से देखा करते थे डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ, कोई हमें एड दे दे, कोई हमें ग्रांट दे दे, कहीं से हम डेवलप कर जाएं। ठीक है, पर अब ये अपने आप में सॉलिडेरिटी ढूंढने लगे, अपने आप में हिम्मत ढूंढने लगे, तो इंक्रीजिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन हो गया, जैसे इब्सा का बनना। ठीक है, ये सब, ये ब्रिक्स, इब्सा, ये जो ग्रुपिंग्स हैं, ये सब क्या दिखा रही है? साउथ साउथ कोऑपरेशन ही तो दिखा रही हैं। जब ब्रिक्स बना तो जिम ओनील, एक थ्योरिस्ट, वो ये कहते हैं कि जो G7 है, सबसे बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया की, G7 ग्रुपिंग ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, उसको भी रिप्लेस कर जाएगा ब्रिक्स बाय 2050। तो ये एक प्रिडिक्शन है, यानी कि राइज ऑफ द रेस्ट को दिखा रही है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो राइज ऑफ द रेस्ट के में आपके पास दो स्कॉलर्स हो गए कोट करने को, एक जिम ओनील जो कह रहे हैं कि 2050 तक ब्रिक्स G7 को, G7 में देखो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है, तो G7 को सरपास कर जाएगा ब्रिक्स, जो कि रेस्ट है जिसमें। और दूसरी साइड वो फरीद जकारिया का डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट। तो दो स्कॉलर्स हैं आपके पास लिखने को। ठीक है, और हमें कैसे दिखाई देने लगा राइज ऑफ द रेस्ट? राइज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को चाइना का मार्शल प्लान भी कहा जाने लगा। मार्शल प्लान क्या था? कोल्ड वॉर के टाइम हमने पढ़ा था ना कि यूएस बोल रहा था यूरोप को कि अरे हम आपको इकोनॉमिक असिस्टेंस दे देंगे डेवलप होने के लिए, आप कैपिटलिज्म को अपना लीजिए बस। ठीक है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी थोप रहा था, और उस किस बहाने से कि हम तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये चाइना का मार्शल प्लान है। चाइना दुनिया भर में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहा है, इसलिए वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू असिस्टेंस देता है, इकोनॉमिक असिस्टेंस देता है बाकी कंट्रीज को। तो चाइना भी तो राइज ऑफ रेस्ट में ही है, रेस्ट में ही तो आ रहा है ना चाइना भी। तो ये सब चीजें जो चाइना इंट्रोड्यूस कर रहा है, चाइना की ग्रोथ हो रही है, ये राइज ऑफ रेस्ट को ही दिखा रही है। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि जो ये है, यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, ये सारे वेस्टर्न लेड ग्रुपिंग्स, वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट की डोमिनेंस ज्यादा है। तो क्या रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स की डिमांड आ रही है? किससे? नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका है, ये नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये डिमांड कर रहा है रिफॉर्म्स की इन सारे इंस्टीट्यूशंस में। कैसे रिफॉर्म की, कैसे बदलाव की? कि आप इंक्लूसिव बनो, आप हमारी भी से रखो, हमारी बातों को भी उठाओ, हमारे मुद्दों को भी उठाओ, और जो हमारी डिमांड्स हैं उन्हें भी सुनो, सिर्फ वेस्टर्न डोमिनेंस के अंडर मत रहो, रिप्रेजेंटेटिव बनो। जो लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, उसको भी रिप्रेजेंटेशन दो। यूएन में जो P5 है, उसमें बोल रहे हैं कि अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, एशिया की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिमांड जो उठ रही है नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड से, ये भी तो दिखा रही है कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड इकट्ठा होके कोई डिमांड कर रहा है, तो राइज ऑफ द रेस्ट ही तो है ये। हम बेसिकली वो चीजें पढ़ रहे हैं जिससे हम ये दिखा सके कि हाँ, राइज ऑफ रेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन ने यही तो पूछा था कि ये सब जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं वेस्टर्न, ये डेवलपिंग वर्ल्ड में, क्या ये राइज ऑफ रेस्ट को दिखा रही हैं? तो हम वही एनालाइज कर रहे हैं, हाँ, ये सब जो चीजें हैं ये राइज ऑफ रेस्ट को दिखा रही हैं। फिर आरसेप बना, एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग। ठीक है, questions over liberal democratic ideologies as universal model have been raised। ये चाइना often raises these questions। ये सवाल उठने लगे हैं लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज पे, क्या क्या यही यूनिवर्सल मॉडल है? जैसे यूएस है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो डेमोक्रेसीज हैं, वो लिबरल लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, लिबरल कंट्रीज हैं, कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं। तो वो कहते हैं कि यही आइडिया सही है, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, और वो इनको दुनिया भर में प्रमोट करते हैं। तो अब ये सवाल उठाए जाने लगे हैं कि क्यों कर रहे हो आप दुनिया भर में प्रमोट? ये यूनिवर्सल मॉडल थोड़ी ना हो सकता है कि जो आप फॉलो कर रहे हो वही सही होगा हर जगह।
ठीक है। तो एक सवाल उठना भी, पहले तो ये सवाल ही नहीं उठाया जाता था, ठीक है, ये सवाल उठना ही अपने आप में राइज ऑफ रेस्ट को दिखा रहा है। ऊपर से जो फ्रांसिस फुकुयामा ने स्टेटमेंट दे दी थी कि एंड ऑफ हिस्ट्री, अब लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म ही है जो है वही सही है, उस थ्योरी को भी क्वेश्चन किया जाने लगा है कि आपने ये थ्योरी दी ही इसीलिए है ताकि वेस्ट की डोमिनेंस बनी रहे, हम तो आपकी इस थ्योरी को ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीजों से हमें दिख रहा है कि हाँ, पहले तो हमने ये देखा कि यूएस की हेजिमनी डिक्लाइन करी, और वो अब भी दिख रहा है। कोविड के टाइम यूएस की जो हालत हुई वो अपने में ही सिमट कर रह गया, और अपने लोगों को भी अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाया। ठीक है। अफगानिस्तान से कोई बहुत ही रिस्पेक्टफुल एग्जिट नहीं हुआ है उसका। प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया है, अमेरिका फर्स्ट की वो अप्रोच लेकर चल रहा है कि हम तो बस अपने लोगों का देखेंगे, अब हमें नहीं दुनिया से लेना देना। तो ये सुपर पावर थोड़ी ना करती है ऐसे काम। तो हाँ, डिक्लाइन हो रहा है यूएस के हेजेमनी। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस बाहर निकल रहा था, ठीक है, चाइना उसको टक्कर दे रहा है कितने फील्ड्स में। तो हाँ, यहाँ से दिख तो रहा है कि यूएस जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी हेजेमनी डिक्लाइन तो हो रही है, और राइज ऑफ रेस्ट भी हो रहा है। ठीक है। तो पहले हमने दिखाया कि कैसे यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन कर रही है, फिर हमने ये दिखाया कि राइज ऑफ रेस्ट कैसे हो रहा है। अब हम हल्का सा एनालिसिस करेंगे। देखो, बोल तो दिया हमने कि राइज ऑफ रेस्ट हो रहा है, पर आप ये चीज देखें कि जो ये रेस्ट है, जो ये वेस्ट नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, इसमें भी तो आपस में फूट है, फैक्शनलिज्म है, सब एक दूसरे को पूरा सोलिडेरिटी से थोड़ी ना सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना और इंडिया में राइवलरी है, ठीक है, होमोजेनस नहीं है, अलग अलग डिमांड्स, अफ्रीकन कंट्रीज की अलग डिमांड्स हैं, लेटिन अमेरिकन की अलग हैं, एशिया में भी हर कंट्री की कुछ अलग डिमांड्स हैं। ठीक है। उसके बाद आरसेप में इंडिया ने ज्वाइन किया ही नहीं, आरसेप को इंडिया को एप्रीहेंशंस थे कि हमारा ट्रेड इससे उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। मीटिंग्स फेल हो रही है, इप्सा की मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, सार्क की कब से मीटिंग नहीं हो रही है। तो राइज ऑफ रेस्ट पे भी कुछ कुछ सवाल हैं। रेस्ट जो है ये भी बहुत सोलिडेरिटी नहीं है, यहाँ पर भी होमोजेनिटी नहीं है। यूएस और जो ईयू है वो चाइना से दूर जा रहे हैं, पहले चाइना पे डिपेंडेंट थे सप्लाई चेन के लिए, यहाँ से सारा जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था। तो अब वो उससे दूर भाग रहे हैं, यूएस और ईयू जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, और रीजनलाइज कर रहे हैं अपने सप्लाई चेन्स को, यानी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सप्लाई चेन्स को, कि वो चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे। प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ रहा है प्रोटेक्शनिज्म, वो अपना देख रहे हैं, ज्यादा अपने अंदर सिमट रहे हैं। और इवन यहाँ पर भी प्रोटेक्शनिज्म है, जो रेस्ट है यहाँ पे भी। तो सब एक दूसरे के साथ मिलके बहुत अच्छा ट्रेड नहीं कर रहे हैं। साउथ एशिया में बहुत कम ट्रेड होता है आपस में, साउथ एशिया की कंट्रीज में। तो ये क्या दिखा रहा है कि राइज ऑफ रेस्ट तो है, पर इतना सोलिडेरिटी नहीं है, इतनी होमोजेनिटी नहीं है। ठीक है। और सोशल इश्यूज देखो, इंडिया में अभी फार्मर किसान आंदोलन जो हुआ, कितना बड़ा आंदोलन हुआ। चाइना में हांगकांग वाली जो चीज है, थाईलैंड का जो मूवमेंट है। तो ये सब चीजें ये दिखा रहे हैं कि जो रेस्ट है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, वो भी बहुत बटा हुआ है आपस में, उसमें बहुत फैक्शनलिज्म है। तो वो एकदम से एक सिंगल यूनिट बन के इमर्ज हो रहा है, ये बात कहनी सही नहीं होगी। तो कंक्लूजन हम इस टर्म पे लिखेंगे कि हाँ, रिलेटिव डिक्लाइन तो है वेस्ट का, पहले जितनी सुपर पावर थी यूएस की वेस्टर्न वर्ल्ड की उतनी तो नहीं रही है, वहां उस पे सवाल उठे हैं, क्वेश्चंस उठे हैं, उसका डिक्लाइन हो रहा है, बट एब्सोल्यूट डिक्लाइन तो नहीं है। ये नहीं है कि पूरी तरह डिक्लाइन हो गया है। क्यों? क्योंकि अब भी हम डॉलर इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, डॉलर ही हेजिमनी इकोनॉमी बनी हुई है। फिर वेस्टर्न कल्चर को भी हम लोग इतना, जो ये नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये वेस्टर्न कल्चर को कितना प्रमोट करता है, खुद कितना एक्सेप्ट कर रहा है उस कल्चर को। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एब्सोल्यूट डिक्लाइन हो गया है, रिलेटिव डिक्लाइन है, पहले से तो डिक्लाइन हो गई है उनकी पावर, बट एब्सोल्यूट डिक्लाइन नहीं है। इसी तरह जो रेस्ट है उसका राइज है, रिलेटिव राइज है, पर एब्सोल्यूट राइज नहीं है। तो अभी भी वी आर इन अ स्टेट ऑफ चेंज, अभी भी चीजें बदल रही हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों ही आंसर्स को डील किया, पूरा हमने दिखाया कैसे यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन करी, कैसे रेस्ट का राइज हुआ, और कैसे ये जो राइज है ये एब्सोल्यूट नहीं है, एंड स्टिल देयर आर चेंजेस गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो वी कैन कंक्लूड ऑन दीज टर्म्स कि रिलेटिव डिक्लाइन है, एब्सोल्यूट डिक्लाइन नहीं है। ठीक है।
एंड ऑन दिस नोट वी हैव कवर्ड बोथ द क्वेश्चंस। आई होप आपको ये आइडिया समझ आए होंगे, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज बताएं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें इफ यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम दीज सेशंस। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप राइटिंग, जितना आप लिखेंगे उतनी ही आपकी राइटिंग उभरेगी और अच्छी आएगी और आप मेंस के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो आई विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, कीप राइटिंग। थैंक यू।